तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक बेहतरीन एपिसोड में स्वागत है। भाई काफी सारे फीडबैक वगैरह मिल रहे हैं कि भाई थोड़ा वीडियो छोटा रखना है वगैरह करना है। मैं इतना कन्विंस नहीं था, बट मेक सेंस। काफी लोग अगर नहीं देख पाते तो मेक्स सेंस। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए मैंने वीडियो की क्वालिटी बेटर करने की कोशिश की है। मैं जो नॉर्मली वेबकैम से आता था उसके बदले मैं अपने फोन वगैरह अटैच किया है। तो पॉइंट पूरा ये है कि लाइक कर देना, ठीक है प्लीज, इतना इतना बनता है, ठीक है। थोड़ा मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये साइड से। बट सीधा पॉइंट पे आते हैं ठाकुर, बिना टाइम बर्बाद किए। हम लोग है ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कुछ तो आईपीएल, जो करंट आईपीएल सीजन चल रहा है उसमें बात करें, बट क्या बात करें। तो क्योंकि हर रोज वीडियो करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोगों ने सोचा व्हाई नॉट। मिड सीजन हो गया ऑलमोस्ट, आज 17 तारीख है, जब तक ये वीडियो आ रहा है ऑलमोस्ट आधा सीजन गुजर गया होगा। तो क्यों ना हर टीम ने 6 से 7 8 मैचेस खेल लिए हैं, तो हम लोग टीम वाइज जाएंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे कि हमारे हिसाब से कि यहां पर ये टीम पीछे पड़ रही है और हम लोग इस चीज को बेटर कर सकते हैं। ठीक है ठाकुर, क्लैरिटी आ गई है? हाँ अपने भाई। ब्रो सीधा स्टार्ट करते हैं। मुंबई इंडियंस हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, अच्छी टीम, उससे अच्छी टीम और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम। ठीक है, ये बेसिकली ये तरीका होता है। तो ब्रो तेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस को तूने अभी तक काफी देख लिया है, 6-7 मैचेस हो गए हैं। ये जब हम लोग रिकॉर्ड करने वाले भी हैदराबाद वाला मैच का जस्ट टॉस हुआ है, कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सब सेटअप वगैरह करने लगा था। आई डोंट नो क्या मैच जाएगा, लेकिन डेल स्टेन ने बोला तो शायद 300 आज हो सकता है, विच इज वेरी वियर्ड। तेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस कहाँ पीछे पड़ रही है? चल लास्ट ईयर बहुत लफड़ा था, इस साल कहाँ, क्या तेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? जैसे कि तूने पहले ही मेंशन किया कि लास्ट ईयर उनके काफी खुद के इंटीरियर जो लफड़े थे वो काफी ज्यादा थे। ठीक है, एक अंदर से टीम में गुट बन चुके थे, लेकिन इस साल वैसा कुछ है नहीं। टीम में अवेलेबिलिटी है, इंजरी कंसर्न्स भी अब जो बुमराह के थे वो दूर हो चुके हैं। फिर भी टीम ने जो भी स्क्वाड बनाई है वो ऑन पेपर बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन हम सबको पता है कि मुंबई इंडियंस अभी मतलब एकदम बॉटम हाफ ऑफ द टेबल पे है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन मेरे को ये लगता है ना भाई, कि उनकी बॉलिंग में जो बड़े बड़े नाम हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये उनका सबसे बड़ा रीजन है। जैसे कि जिसमें सबसे मेन प्लेयर भाई जिसका मैं नाम लूंगा वो है दीपक चहर। ठीक है, तो दीपक चहर का परफॉर्मेंस भाई कहीं से भी प्रीवियस वर्जन ऑफ दीपक चहर के आसपास भी नहीं है। और दीपक चहर को अपना जो भी जितना भी जल्दी अपनी ये जो पावर प्ले की एक्सपर्टीज है, जो जिससे उसने उसकी रेपुटेशन बनाई है, उसको उसे सुधारना होगा। वरना मुंबई का सीजन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा बदलाव दिखेगा जहां पे वो है। ठीक है, चल मान लिया अपने ने दीपक चहर। तेरे हिसाब से मोटा मोटी तेरे को ऐसा लग रहा है पावर प्ले में वो लोग स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा इशू लग रहा है तेरे को? हाँ, पावर प्ले में स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे कि मैं रीड करके बता देता हूँ कि भाई ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर जो उनके दो सबसे मेन पावर प्ले बॉलर्स हैं, जो पावर प्ले के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं T20 सेटअप में। तो दीपक चहर ने 5 विकेट्स लिए हैं 6 मैचेस में, और अभी तक की उसकी जो इकोनॉमी है वो 10.13 की है। ठीक है, वहीं ट्रेंट बोल्ट जो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं या 3 ओवर डालते हैं कभी कभी, उन्होंने भी 5 विकेट लिए हैं 6 मैचेस में, और 9.5 की इकोनॉमी है, जो कि बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। और सबसे बड़ी बात तो दीपक चहर ने 6 मैचेस की 6 इनिंग में केवल 15 ओवर डाले। मतलब कि अभी तक वो सिर्फ 2.5 ओवर डाल रहा है, यानी अप्रोक्स 2 या 3 ओवर ही डाल रहा है हर मैच में। तो ये कहीं से भी मुंबई को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है, ये चीज जो उनकी पावर प्ले की बॉलिंग है वो। तो तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें मोर देन दीपक चहर शायद द कैप्टन हार्दिक पांड्या का इशू है? हाँ, ये पॉइंट भी हो सकता है कहीं ना कहीं, कि जो हार्दिक पांड्या का भी इशू हो सकता है। लेकिन यार, जब आप इतने बड़े रेप्यूटेड नाम्स को लेके आते हो तो आप उनसे ये उम्मीद करते हो कि वो अपनी बॉलिंग की थिंग्स को तो फिगर आउट कर ही लेंगे बिना ज्यादा कैप्टन के इनपुट के। अब पावर प्ले में जैसी फील्ड चाहिए, आप 2 फील्डर कहाँ बाहर रखना चाहते हो, वो बॉलर का भी तो कहीं ना कहीं उसमें एक से होता है ना यार। मेरे हिसाब से ना बॉलिंग इस लेवल पे इशू नहीं है। मेरे को तूने एक बहुत ही अमेजिंग स्टैट भेजा था, मैं लोगों को शेयर कर देना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ उस पर लोगों का ध्यान जाए। ये एवरेज पावर प्ले का स्कोर है, जहां पर पंजाब ऑन एन एवरेज 70 के आसपास स्कोर कर रही है, वेयरएज मुंबई इंडियंस 52 स्कोर कर रही है और लास्ट थर्ड पे विराजमान है। ये क्यों इतना बड़ा इशू है? कि इनके पास सम ऑफ द बेस्ट टॉप ऑर्डर बैटर्स है। इनके पास तिलक वर्मा है, इनके पास रियान रिकल्टन है, विल जैक्स, रोहित शर्मा हिमसेल्फ, एंड नॉट टू फॉरगेट सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ऐसे लोगों को होते हुए पावर प्ले में एक टीम ऑन एन एवरेज 50 के आसपास स्कोर कर रही है। इट इज नॉट गुड करंटली, जिस कंडीशंस में लोग खेल रहे हैं। गुजरात में खेल रहे हैं, गुजरात के सामने मैच ये लोग का गुजरात में था, मुंबई में ये लोग खुद अपने घर में हार रहे हैं। जहां पर पावर प्ले की बॉलिंग की तू बात कर रहा है, या दीपक चहर की तूने बात की, मेरे हिसाब से इनकी बॉलिंग तो भी उस लेवल पे खराब नहीं है। एक कौन सा मैच था, गुजरात वाला मैच था, जहां पर इनकी बॉलिंग ने ठीक ठाक परफॉर्म किया था, और वो
वो बेसिकली चेस हो जाना चाहिए था, नहीं अच्छा कर पाए थे। चेन्नई वाला मैच तेरे को याद हो, जो चेन्नई सबसे पहला मैच जीती, उसमें अगेन इनकी बैटिंग ने ही इनको डिसअपॉइंट करा, इतने अमाउंट ऑफ स्कोर ही लोग ने बेसिकली स्कोर नहीं करा। केकेआर के सामने लोग जो मैच जीते उसमें अगेन इनकी बॉलिंग ने केकेआर को कंप्लीटली दाराशाही कर दिया था। पंजाब के सामने शायद मैच नहीं हुआ, एक किसके सामने मैच हुआ, लखनऊ के सामने एक मैच हुआ ना, आई गेस लखनऊ के सामने हुआ जहां पर ये लोग जीत गए, आई गेस आखिर में जाके लोग जीते थे, मेरे को याद है, जिसमें तिलक वर्मा ने शायद 350। बेसिकली कौन सा मैच था जिसमें तिलक वर्मा को डिग कर दिया गया, बेसिकली रिटायर्ड आउट किया गया, तो कौन सा मैच था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो मैच, लखनऊ वाला मैच, हाँ वो शायद, हाँ वो लखनऊ वाला है मैच, जिसमें बेसिकली लखनऊ वाला शायद मैच था या राजस्थान के सामने कोई कोई तो मैच था जिसमें मुझे याद है तिलक वर्मा को बेसिकली हटाया गया था। तो होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज मुंबई इंडियंस लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी इनकी बैटिंग इनको डिसअपॉइंट करी। लास्ट ईयर शायद ऐसी कोई टीम थी जो है ना रन्स नहीं मार रही थी, और इस साल मुंबई इंडियंस की बैटिंग उस लेवल पे फायर नहीं कर रही, जबकि इनके पास बंदे हैं। अपने ने बात करते हैं प्रॉब्लम की, अगर तू मुझसे पूछे पर्सनली, मेरे हिसाब से इनके पास बहुत ही अच्छी टीम है, इनको है ना उसको सेटल करना है। मेरे सर रियान रिकल्टन इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी, मेरे को कभी भी वो इतना अच्छा टी20 का प्लेयर लगा ही नहीं। वो खुद बोलता है कि भाई मैं तो टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर हूं, मैं टेस्ट का प्लेयर बनना चाहता था एंड हशी मामला से कॉन्टेक्ट में आ रहा हूं। मेरे हिसाब से उनको विल जैक्स में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट लगता है, इंग्लैंड का बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट लगता है मेरे हिसाब से। रोहित शर्मा और विल जैक्स को ओपन करना चाहिए, तिलक वर्मा और वगैरह को सेट करना चाहिए, एंड इंपैक्ट सब में हो सके तो रॉबिन मिन्स जैसे बंदे को यूज करो, या रॉबिन मिन्स को समहाउ यूज करो फॉर हिज कीपिंग। एक मैच मेरे हिसाब से रॉबिन मिन्स को ट्राई किया था गुजरात के अगेंस्ट, और 2-3 बॉल खेले, 2 मैच खेले थे रॉबिन मिन्स। तो मेरा होल पॉइंट है कि उसको ट्राई करो। एक मेरे को याद है आरसीबी वाला मैच ये लोग हारे थे, जहां पर क्या कहते हैं, हार्दिक पांड्या एकदम हाराकीरी मचा दिया था फ्रॉम द गेट गो, उसने इतने रन्स मारे थे, लेकिन अगेन वो बहुत ज्यादा रन्स थे। ऐसा कंसिस्टेंटली हो रहा है कि मिडल में ये लोग रन्स नहीं मार पा रहे हैं और नीचे जाके एंड में बहुत बच जा रहा है। मैं जो तू बोल रहा है ना, उसी में एक मैच का 2 मैच का सीक्वेंस बताता हूँ। एक मैच ऐसा था जहां पे वो तिलक वर्मा रिटायर्ड हर्ट किया गया था, जो भी रिटायर्ड आउट किया गया था, और उसके बाद जो दूसरा मैच था जहां पे सूर्य कुमार यादव फंस गया था। दोनों ही मैचेस में ऐसा था कि वहां से मुंबई को जीत जाना चाहिए था, पर एक बार तिलक वर्मा ने काफी ज्यादा बॉल्स ले लिए थे और दूसरी बार सूर्य कुमार यादव ने, और मैच फंस गया था। मैं वाला मैच बता रहा हूँ, आरसीबी वाला मैच, उसमें दे वर चेजिंग अ गुड टोटल, जिसमें 36 बॉल में 41 रन की पार्टनरशिप की थी विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव ने, और दोनों ने ऐसा स्कूल बॉय लेवल ऑफ मिस्टेक किया था। स्पेशली सूर्या जिस समय इतना शौक था, तो उस टाइम पे ऐसा था कि एक साइड की बाउंड्री पास थी और एक साइड की बाउंड्री दूर हुआ करती थी, एंड सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंटली लेग साइड या जो भी शॉर्टेस्ट बाउंड्री थी वहां पर कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहा था। एक पॉइंट में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो बड़ी साइड की बाउंड्री वहां शायद छक्का जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं था कि एक साइड की बाउंड्री 50 मीटर की थी और 150 की थी, तो ऐसे स्कूल बॉय लेवल ऑफ मिस्टेक्स हो रहे थे। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस को है ना, जिस मैच की तू बात कर रहा है ना, उसमें सूर्य कुमार यादव ने किस हद तक डॉट बॉल खेले थे वो मैं बता देता हूँ पब्लिक को, कि 26 बॉल में 28 रन थे और उसमें 5 बाउंड्रीज है, मतलब 20 रन तो बाउंड्रीज के ही है। तो डॉट बॉल्स बहुत सारे थे उसमें सूर्य कुमार यादव के, जो इवेंचुअली बहुत कुछ 5-6 रन से वो लोग रह गए। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग, उनके पास एक नमनदीर करके, इसी में मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जो बैटिंग में जो तू बोल रहा है कि बैटिंग में जो उनका ओपनिंग स्लॉट में जहां पे रोहित शर्मा आ रहा है, कभी इंपैक्ट सब आ रहा है या कभी एज ए नॉर्मल पूरा प्लेयर खेल रहा है, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छा नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं वो जो एक अर्ली विकेट गिर रही है और पावर प्ले में एक स्ट्राइक हो जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मुंबई का जो पावर प्ले स्कोर है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि हमने पहले देखा। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस विद द बैटिंग यूनिट एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है। उनको पता नहीं है कि उनको खेलना कैसे। या तो वो लोग केकेआर वे में चले जाएं कि भाई हम लोगों ने ना रोहित शर्मा को सुनील नारायण की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई एक विकेट गिफ्ट है, यहाँ से हमको फर्क नहीं पड़ता, तू छक्का मारे तो आउट हो। या तो वो लोग है ना थोड़ा गुजरात टाइटंस वाले रूट में चले जाए कि वो लोग भले थोड़ा कंजर्वेटिव होंगे पावर प्ले में, बट दे विल इवेंचुअली ब्लास्ट। यहाँ पर वो लोग कंप्लीट क्राइसिस में, एक साइड मेरे को तिलक वर्मा दिखता है कि वो कभी अच्छा खेल रहा है कभी स्लो खेल रहा है, एक साइड सूर्य कुमार दिख रहा है वो आते ही तेज खेलने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली एक कोहेसिवनेस नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। विल जैक्स वगैरह में तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके पास स्क्वाड में एक और कोई फॉरेन प्लेयर था, हमको याद नहीं आ रहा है कोई, तो बेसिकली रॉबिन मिन्स और विल जैक्स में इन लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, और एक क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए कि हाँ जो रोहित शर्मा बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट में करता है मेरे हिसाब से उसके साथ जाना चाहिए। वरना बॉलिंग में मिडिल ओवर्स में इन लोग का बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास मिचेल सेंटर वगैरह है, इट इज वर्किंग। लेकिन हार्दिक पांड्या खुद बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बैटिंग बहुत बहुत बड़ा इशू आ रहा है, बहुत बड़ा। और दिक्कत यही है कि जो इनके मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, इनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है। बॉलिंग में हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तूने नाम लिया सेंटनर का, पर सेंटनर अब सिर्फ 3 विकेट लिया है अभी तक, सारी मैचेस खेलने के बाद भी। तो वो
मतलब कंजर्वेटिव तो है वो, लेकिन उससे विकेट्स नहीं मिल रही है मुंबई इंडियंस को, जो कि मुंबई इंडियंस की एक प्रॉब्लम है। हाँ तेरी बात सही है, जैसे कि मैं विल जैक्स की बात कर रहा था, वो खुद बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन कभी उसको तीसरे पे उतारे, कभी 4 पे उतारे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हाँ वो कंजर्वेटिव है। देख मुंबई जैसी कंडीशन में शायद उस लेवल के विकेट्स नहीं आएंगे, लेकिन मेरा अभी भी बहुत स्ट्रांगली मानना है कि बॉलिंग ने उस लेवल पे इतना इनको डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरे को अभी तक ऐसा कोई भी मुंबई इंडियंस का मैच याद नहीं है जहां पर मुझे लगा कि यार इतनी घटिया बॉलिंग हो गई है कि क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग कंसिस्टेंटली तेरे को मैच आफ्टर द 7 में से 2 या 3 तो तू मैचेस गिना देगा जहां पर इनकी बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जहां अपने बैटिंग डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, उससे सेकंड टीम में जाते हैं, दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स, जिसकी बैटिंग ने अट्रोशियसली डिसअपॉइंट किया मेरे को। भाई चेन्नई सुपर किंग्स की मैं खासियत बता रहा हूँ, 2000 जब ये इंपैक्ट प्ले का रूल नहीं था, 2019-20 वाला एरा, भाई ये इकलौती ऐसी टीम हुआ करती थी जिसकी बैटिंग एक्चुअली में नंबर 9-10 तक जाती थी। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर 10th 11th में बैटिंग करने आते थे, और अरे 2021 में जो इनकी स्क्वाड थी उसका एक प्लेइंग 11 का फोटो है जो अभी बहुत वायरल हो रहा है, उसमें दीपक चहर नंबर 11 पे लिस्टेड है शार्दुल ठाकुर के बाद। ठीक है, तो ये समझ कि ये लोग किस एरा से कैसी जगह आ गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो मैंने खुद से काफी रिसर्च करी भी है, तो मैं उस पे और ये जो बैटिंग वाली चीज है उस पे और थोड़ा सा ड्रिल डाउन करूंगा। मैं अपना पॉइंट खत्म कर दूं क्योंकि मैं प्रिटी श्योर ठाकुर को बहुत है बोलने को। मैं और ठाकुर कंसिस्टेंटली कई बार हम लोगों ने कॉल पे भी बात किया है, एंड एक बहुत अगेन मेरे को लगता है करंटली आईपीएल में अगर सबसे बड़ी कोई टीम है जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। इनको कोई आइडिया ही नहीं है इन्हें करना क्या है। अगेन एक टीम ऐसी है जहां पर मेरे को लग रहा है कि बॉलिंग ने शायद उस लेवल पे डिसअपॉइंट नहीं किया जितना बैटिंग ने अट्रोशियसली डिसअपॉइंट किया है। ऋतुराज गायकवाड़ फॉर व्हाट रीजन नंबर 3 पे आ रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई समझ नहीं आया था। ठीक है, तुमने डेवन कॉनवे ट्राई किया, तुमने राहुल त्रिपाठी के साथ किसको ट्राई कर रहे थे, राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्रा को ट्राई किया, फिर राहुल त्रिपाठी हट गया। तुमने कभी दीपक हुड्डा ट्राई किया, दीपक हुड्डा हट के तुमने विजय शंकर को ट्राई किया, अभिषेक रशीद आ गया। तो बेसिकली पूरा पूरा पॉइंट जितने भी मैचेस हुए चेन्नई सुपर किंग्स में, एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं जो कहना चाहता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के अभी तक जितने भी मैचेस में ना बहुत ज्यादा ट्रोल एमएस धोनी को किया गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, राइटली सो, लेकिन द होल पॉइंट वाज नॉट एट ऑल एमएस धोनी। अगर उन मैचेस में अगर एमएस धोनी आगे 15 बॉल में 40 भी मार देता तो ज्यादातर मैचेस चेन्नई फिर भी हारती, क्योंकि वो लोग स्टार्ट से ही रन नहीं मार रहे, स्टार्ट से ही वो लोग रन नहीं मार रहे, और नीचे आके धोनी ना रन मार रहे ना विकेट्स बचा रहे। अब तू कंटिन्यू कर। हाँ तो भाई विभोर ने तो मोटा मोटी जो बोला वो मैं बोला। अब मैं यहाँ से थोड़ा स्टैट्स के साथ बताता हूँ। तो चेन्नई सुपर किंग्स के जैसे मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि भाई जो आईपीएल में अभी करंटली लीडिंग रन स्कोरर्स की जो लिस्ट है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप 20 में सिर्फ 20th बैट्समैन है। ठीक है, मतलब ये कितना अपसर्ड बात है ये खुद से समझ जानी चाहिए लोगों को कि टॉप 20 में सिर्फ एक, वो भी 20th रैंक का बैट्समैन है सीएसके का। वैसे ही पावर प्ले की बात है तो पावर प्ले में यहाँ पे मतलब एक स्टैट है जो विभोर ने इसके पहले शेयर किया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि सीएसके सिर्फ 43-44 रन्स बना रही है पावर प्ले में, जो कि सीएसके की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो पावर प्ले में ही मैच हार जा रही है। उसके बाद जैसे ये वाला स्टैट है, इसके बाद मैं चाहूंगा कि विभोर वापस से वो प्रीवियस स्टैट पे फोकस करे। तो ये वाला जो स्टैट है लोएस्ट स्ट्राइक रेट वाला, उसमें सीएसके के ना जाने कितने छह बैट्समैन है 50+ बॉल्स खेलने के बाद, जहां पे कंसिस्टेंटली जो लोग सीएसके के लिए खेल रहे हैं, राहुल त्रिपाठी, जडेजा, कॉनवे, दुबे, शंकर, रचिन रविंद्र, इन लोगों के नाम है, जो कि बहुत ही एक शेमफुल चीज है। ठीक है, अब मैं इसी के साथ कुछ बताता हूं कि भाई सीएसके अभी बॉटम पे एकदम डेड लास्ट एट पॉइंट्स टेबल पे, जिसमें नेट रन रेट है -1.276 का। ठीक है, अब अगर इसका मतलब किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं ये बताता हूं कि सीएसके हर मैच करीब 25 रन या उससे ज्यादा से हार रही है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। साथ ही साथ बैटिंग के जो इश्यूज हैं वो इश्यूज हैं ही। सीएसके अभी तक सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप करने वाली टीम है। सीएसके का वो जो मैच था पीबीकेएस पंजाब के सामने वाला, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक सीएसके ने 12 कैचेस छोड़ दिए थे, जो कि सबसे ज्यादा थे लीग में। सेकंड जो वर्स्ट था वो एलएसजी और पंजाब कंबाइंडली थे, जिन्होंने 6 कैचेस छोड़े थे। मतलब सीएसके डबल कैचेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्रॉप कर चुकी थी। जो पावर प्ले वाली बात है कि पावर प्ले में कम रन बन रहे हैं, वो तो चलो एक दिक्कत है ही है। साथ ही साथ पावर प्ले में रन ना बनना, उसमें भी तुम विकेट्स लूज कर रहे हो, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे कि मैंने खुद से ये स्टैट मैच बाय मैच पूरा जाके प्रिपेयर किया है, तो मैं वो बता देता हूं। मैं विभोर से शेयर मतलब 1 मिनट में शेयर भी कर देता हूं ताकि विभोर स्क्रीन पे ये चीज प्रेजेंट कर सके। हाँ, तो वो स्टैट कुछ ऐसा है कि भाई सीएसके ने अपने मैचेस जो भी हुए हैं उसमें पावर प्ले में पहला विकेट कब
खोया है। तो जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुंबई की मैच से, तो मुंबई के सामने पहला विकेट 11 रन के स्कोर पे खोया था। उसके बाद दूसरी मैच जो आरसीबी के सामने थी उसमें पहला विकेट 8 रन के स्कोर पे खोया था। मैंने शेयर कर दिया, अभी विभोर शेयर करेगा वो स्टैट। तो जैसे जो तीसरा मैच है उसमें 0 पे आरआर के सामने, डीसी के सामने 14 रन पे पहला विकेट गिरा। पंजाब वाला अकेला ऐसा मैच है जहां 61 पे पहला विकेट गिरा, और ये एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि पावर प्ले के बाद गिरा, क्योंकि पावर प्ले में आप देखोगे साइड वाले कॉलम में तो 59 रन बने थे। केकेआर के सामने जो हुआ वो सबको ही पता है, 16 रन पे पहला विकेट गिरा। एलएसजी के सामने 52 रन पे पहला विकेट गिरा। अब यहाँ दिक्कत ये है कि आप पावर प्ले के स्कोर्स के डिफरेंस देखो कि सिर्फ एक ही मैच मुझे इसमें ऐसा नजर आ रहा है जहां पे दो मैच ऐसे हैं जहां पे सीएसके ने पावर प्ले में ओपोनेंट से ज्यादा रन बनाए हैं, और वो दो ही मैच ऐसे जहां जो मैच सीएसके जीती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीएसके हार रही है। सीएसके की सबसे बड़ी दिक्कत ही सीएसके का पावर प्ले है। साथ ही साथ मैं एक और मैट्रिक की बात करना चाहता हूँ जो है मतलब इस पे होल्ड कर, मैं ठाकुर का थोड़ा और तुमको डिटेल में बता दूं। ठाकुर ने कितना बढ़िया स्टैट निकाला है, जहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मैचेस हारे हैं उसमें डिफरेंस, जहां पर पावर प्ले में आरसीबी ने 56 स्कोर किया है, सीएसके 30 कर रहा है। राजस्थान 80 स्कोर कर रहे हैं, लोग 40 कर रहे हैं, डीसी 50। इनफैक्ट केकेआर वाला मैच में जहां पर केकेआर ने 71 स्कोर किया, जिसमें सुनील नारायण जैसा बंदा मार रहा था, वहां केकेआर चेन्नई 31 स्कोर कर रहा था। पॉइंट ठाकुर ने जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, इतना तेज नहीं जाते, बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 2-3% का डिफरेंस है कि सामने टीम 50 कर रही है, हम 40 कर रहे हैं, डबल का फर्क है, और ये बहुत बड़ा इशू है। कंटिन्यू कर। यहाँ पे हर मैच में दिख रहा है कि सीएसके पावर प्ले में कितना पीछे रह जा रहा है अपने ओपोनेंट से, और कहीं ना कहीं ये जो इशू है सीएसके को सबसे पहले यही सॉर्ट करने की जरूरत है। शायद मुझे लग रहा है शेख राशिद, और उसके बाद शायद मुझे एक दो और, जैसे आयुष महात्रे का सिलेक्शन हुआ है तो मुझे लगता है आयुष महात्रे को भी कहीं ना कहीं जगह मिलने वाली है स्क्वाड में, तो वो एक डिफरेंस लाएगा इस चीज में। साथ ही मैं जो एक और मैट्रिक की बात कर रहा हूँ कि ESPN क्रिकेट इन्फो का एक मैट्रिक है भाई, वो स्मार्ट स्टैट करके, जिसमें वो इम्पैक्टफुल बैटर्स बेस्ड ऑन सिचुएशन, रन्स, हाउ दे स्कोर्ड द रन्स, उसमें से निकालते हैं, और सीएसके के टॉप 20 बैटर्स में कोई भी नहीं है। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऐसा है जो सीएसके के उस लिस्ट में हो। साथ ही जो ये 6 हिटिंग का गेम है उसमें सीएसके कितना पीछे है वो अभी तक सबने देख ही लिया होगा कि 6 हिटिंग की लिस्ट में भी सीएसके डेड लास्ट है। इवन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि पूरन ने सीएसके की एंटायर टीम से ज्यादा सिक्सेस मारे थे, लाइक सीएसके ने 31 सिक्सेस मारे थे और पूरन ने 32 मारे थे। तो वो जो चीज है वो तो बहुत ज्यादा इशू दे ही रही है सीएसके को। मैं इनफैक्ट वाला स्टैट निकाल देता हूं एक बार, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली पूरा पॉइंट ये था कि पावर प्ले में जितने सीएसके ने मिलकर छक्के मारे थे, उससे ज्यादा छक्के सुनील नारायण तक ने अकेले ने मार दिया। पावर प्ले से, पावर प्ले की बात हो रही है। लेकिन ब्रो पावर प्ले के आगे मैं थोड़ा बढ़ता हूँ। चलो ठीक है, पावर प्ले में तुम शायद इतना तेज नहीं जा रहे हो, एक आध विकेट खो रहे हो, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू सीएसके का आ रहा है वो है उनका मिडल में कंप्लीटली चिन्ह धाराशायी हो जा रहा है। धाराशायी એટલે मर जा रहा है, दे आर नॉट एक्टिव। जहां पर एक बार उनके पास क्या कहते हैं, मोइन अली जैसा हुआ करता था, तो हमारे पास शिवम दुबे था जो स्पिन को बैश करता था। मेरे को एक मैच याद है, शायद पंजाब वाला मैच था, यानी केकेआर वाला मैच की मैं बात कर रहा हूँ। केकेआर वाले मैच में कंसिस्टेंटली उनकी विकेट गिर गई, शिवम दुबे लिटरली लास्ट बॉल तक खड़ा रहता। शिवम दुबे के सामने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने मिलकर 5 ओवर डाले, और छक्का या चौका तो दूर की बात है, शिवम दुबे ने ट्राई तक नहीं किया था। वही जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। पूरा मिडिल में इतना बड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है। साथ में मैं जडेजा को इसमें इंस्टॉल करने की बात करता हूं। हमने लास्ट ईयर जडेजा के ऊपर बात की थी कि जडेजा T20 में एज अ बैटर कितना ऑफुल होता जा रहा है। वो बंदा ऑन एन एवरेज 21 बॉल लेता है एक छक्का मारने में, डेथ में। वो बंदा 15-16 बॉल लेता है एक बाउंड्री मारने के लिए। ठीक है, जडेजा हैज बीन गॉड ऑफुल इन मिडल ओवर्स, एंड मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जडेजा तो बैटर को इस्तेमाल कैसे करेगी चेन्नई को। मतलब धोनी 43 के एज में आज भी जडेजा ज्यादा इंपैक्ट रख रहा है, विच इज वेरी मच कंसर्निंग। तो जहां पर पावर प्ले में वो लोग हिट आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन मिडिल में मैं बताना चाहता हूँ चेन्नई कंप्लीटली एक स्नूज फेस्ट पे आ जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि धोनी आ जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर धोनी आ जाता है, फिर धोनी भी कंटिन्यू वही सिंगल डबल लेने की कोशिश कर रहा है और आखिर में जाके मारने की कोशिश कर रहा है। जो केकेआर वाला मैच था, एज अ केकेआर फैन मैं तो खुश था, लेकिन ओवरऑल जो क्रिकेट को देखता रहा, इट वाज सो गॉड ऑफुल कि इतना ज्यादा खराब। तो ऐसा कोई रैंक टर्नर चेन्नई वाला वो लोग मैच हो रहा था
दे वर जस्ट ब्लेटेंटली बैड। और इसमें ऋतुराज गायकवाड़ और टीम का मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है कि भाई तुमको बस आइडेंटिटी क्राइसिस में कि तुमको पता ही नहीं है तुम्हें करना पे है। भाई दीपक हुड्डा को इतना बेकार प्लेयर नहीं है, त्रिपाठी इतना बेकार प्लेयर नहीं है, शंकर इतना बेकार नहीं है, जिन बंदों को तुम खिला रहे हो उतने बेकार नहीं जितने खराब परफॉर्मेंस तुम ले रहे हो। अगेन मैं इसमें और ज्यादा शॉक नहीं हूं कि जब तुम्हारे पास जेमी ओवर्टन या सैम करन जैसे एसेट है, तुम क्यों अश्विन जैसे एक वॉश्ड आउट T20 प्लेयर को खेचे जा रहे हो? अश्विन तुमको क्या प्रोवाइड कर रहा था ब्रो? दैट मैचअप अश्विन वर्सेस सुनील नारायण वाला मेरे को देख के बुरा लग रहा था, जिस तरह से सुनील नारायण ने भाई लिटरली टॉय कर रहा था वो, अश्विन ने लिटरली टॉय कर दिया था उसके साथ। तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो ऐसे बंदे के साथ। तो अगेन अश्विन को सोचना पड़ेगा व्हाट ही इज प्रोवाइडिंग। ना वो बैटिंग में प्रोवाइड करना है, ना बॉलिंग में प्रोवाइड कर रहा है, फील्डर तो कभी अच्छा था ही नहीं। इंपैक्ट प्लेयर के जमाने में धोनी एक जो ऑलमोस्ट लास्ट के 5-10 बॉल खेलना चाहता है, वो कैसे नंबर 4 विकेट पे धोनी आ जा रहा है? बेसिकली इंपैक्ट प्लेयर के होते हुए तुम एक बेटर शॉट खेल रहे हो, यही पॉइंट हो रहा है ना। मतलब अब जाडेजा के साथ इशू ये है कि भाई वो स्पिन ढंग से नहीं खेल पा रहा है, ठीक है। अश्विन ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग अच्छे से कर रहा है। अश्विन जो बॉलिंग जिसका मेन ट्रेट है, उसमें 6 इनिंग्स में उसने 5 विकेट लिए हैं, और जहां पे वो मिडल ओवर्स में ज्यादा ऑपरेट करता है, स्टिल उसकी इकोनॉमी 9.9 की है, ठीक है। उसमें भी मैं बता दूं उसने 3 विकेट तो एक ही मैच में लिए हैं, पंजाब के सामने वाले मैच में। जो प्रॉपर सीएसके का भाई स्पिन बैशर के नाम से इतना फेमस होके इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में था, शिवम दुबे 7 मैच में 180 रन है, 128 की अबिस्मल स्ट्राइक रेट से, भाई अबिस्मल स्ट्राइक रेट है ये आज के इम्पैक्ट प्लेयर के जमाने में। ठीक है, एक और चीज बताना चाहता, बंदा ना बॉलिंग कर रहा है ना बंदा फील्डिंग करता है, स्पेसिफिकली बैटिंग करने आ रहा है, ठीक है। एंड जो पंजाब वाले मैच की बात हुई, भाई वो वाला मैच डन एंड डस्टेड जेब में था चेन्नई के, वहां से एक प्रिया शाह करके एक लिटरली अननोन बंदा सेंचुरी मार रहा है, और वो कितने बड़े मार्जिन से तुम वो मैच हार रहे हो। तुम वहां पर मतलब मैं पंजाब की तारीफ करूं कि चेन्नई पे हंसूं कि क्या हो रहा है वो चीज? चल ये तो अपने ने रैंट कर दिया, तो मुझे ये बता कि सॉल्यूशंस क्या? अब मुझे यहाँ से ये लगता है कि सीएसके जैसे ने एक शेख राशिद को ट्राई किया ओपनिंग में, जिसका परफॉर्मेंस और इंटेंट काफी अच्छा दिख रहा था। साथ ही साथ अब मैं चाहता हूं जो आयुष महात्रे आया है उसको ट्राई किया जाए। अगर तुम पहले, मैं ये चाहता हूं कि यार अश्विन को तो ड्रॉप कर दिया जाए यहाँ से कि ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल द लेगेसी एंड ऑल, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अश्विन को मौके मिलने चाहिए। सैम करन को खिलाया जा सकता है, सैम करन से ओपन भी कराया जा सकता है, ठीक है, जो वो सुनील नारायण वाला काम करके दे सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं जो चेंज है अप्रोच में वो दिखना चाहिए। मेरे को नहीं लगता अप्रोच चेंज किए बिना रिजल्ट्स चेंज हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं जैसा तूने बोला मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है, चाहे वो सीएसके हो, चाहे वो जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स हो, चाहे वो एमएलसी में जो इनकी टीम होती उस वो खेल रही हो। तुम्हें साफ दिखेगा कि ये लोग हर जगह कंजर्वेटिव अप्रोच से बैटिंग करते हैं, और यही इनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ब्रो इसमें एक और चीज बोलूंगा, धोनी के आने के बाद एक थोड़ा सा मुझे शिफ्ट दिखा था लास्ट मैच में। मैं चाहूंगा कि जेमी ओटन, पथिराना, सैम करन, ये तीनों साथ में के लिए एटलीस्ट एक चीज तुम्हारा कड़क होगा, और जेमी ओटन एंड क्या कहते हैं सैम करन कैन डू मोर देन विद द बैट। एटलीस्ट जो भी तुम्हारे T20 जो भी तुम्हारे बैटर्स खेल रहे हैं, जडेजा से तो फार कहीं ना कहीं तुम उनको वो रोल में रखो जिस रोल में तुम दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर को रखते थे, कि भाई 2-3 ओवर डालेंगे, बैटिंग कर लेंगे, बैटिंग डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। मैं दीपक हुड्डा वाला देखो पॉइंट बता रहा हूँ, मेरे को दीपक हुड्डा वाले में भी इतनी ज्यादा की रोल क्लैरिटी की प्रॉब्लम दिख रही थी। समझ ही नहीं आ रहा कि वो लोग दीपक हुड्डा से चाहते क्या है, कि वो आके मारे स्पिनर को, मारे कि वो बैट किसको क्या करे। एंड भाई शिवम दुबे में तो मेरे को इतना बुरा लग रहा है, बंदे में जीरो, लिटरली शिवम दुबे में जीरो चेंज आया है लास्ट ईयर। आज से 2 साल पहले जैसा मुझे शिवम दुबे उसकी बैटिंग स्टाइल दिखती थी, आज भी वैसी उसने कुछ, वो शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करता है, लोग उस पे शॉर्ट बॉल का प्लॉय बनाते हैं। ठीक है, अपने ज्यादा रेंट नहीं करते भाई। नेक्स्ट टीम में आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। ये जो 3 टीम हम लोग बात कर रहे हैं उसमें से मेरे को लगता है सबसे वियर्ड अगर कोई टीम चल रही है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के 7-8 मैचेस हो गए, जिसमें से 2 लिटरली ऐसे मैचेस है जो कोलकाता को इजीली जीत जाना चाहिए था। एक लखनऊ सुपर जायंट्स वाला, और एक पंजाब वाला तो हॉरिबल क्राइम था। एज अ केकेआर फैन मेरी आंखों में से आंसू जैसा निकलने आ गया था कि भाई मेरे को 2-3 मैच नहीं देखने का मन हुआ, ऐसा सिचुएशन था। एक टीम जो चेस कर रही समवेयर अराउंड 111, ठीक है, और ऐसी टीम के सामने 111 चेस करी जो लास्ट मैच में 240 नहीं मार पाई। तुम 62 पे 2 हो, वहां से अगर तुम 95 पे ऑल आउट हो जा रहे हो, कंसीडरिंग तुम्हारी बैटिंग पता नहीं कहां तक है, अगर फिर भी तो सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से अगर तुम लोग मुझसे बात करो, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इशू आ रहा है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू हार्ड, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन में दे आर जस्ट ट्राइंग टू हार्ड, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गेम अवेयरनेस नहीं आ रही कि इस सिचुएशन में हमें करना क्या है। असला उनके पास अच्छा है, वो लोग जब वो लोग क्लिक कर रहे हैं तो इतना ज्यादा अच्छे से क्लिक कर रहे हैं कि सामने वाली टीम को ऑलमोस्ट डिसेंबल कर दे रहे हैं। मैं मैच वाली बात कर, जो आरसीबी के सामने वाले पहले मैच की स्टार्ट अच्छा किया,
टेपर ऑफ कर गए। मुंबई वाले मैच थे, उसमें लोग बस मारे जा रहे, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। जस्ट एक ब्रीदर तो ले लो, सांस तो ले लो, करना क्या। मैं अंकुरिश रघुवंशी की बात करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। वो बंदे ने मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस किया, लेकिन उसको एक समझना पड़ेगा कि उसका सेकंड सीजन चल रहा है। जब भी मौका मिल रहा है अंकुरिश मेरे भाई, अगर तुम्हारा दिन है, प्लीज मेक श्योर यू मेक लॉट ऑफ रन्स। आरसीबी पंजाब वाला मैच हो और मुंबई, ये दोनों मैच में वन ऑफ द बेस्ट बैटर केकेआर का अंकुरिश रघुवंशी था, और उसने 30-40 रन मार के वो आउट हो रहा है। ठीक है, सेम गोस विद पूरे केकेआर के जो सिस्टम में को जो लग रहा है, केकेआर में जो सबसे बड़ी इशू चल रहा है कि उनको क्लैरिटी नहीं है फोर्थ फॉरेनर के साथ। उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को ट्राई किया, अब वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि स्पेंसर जॉनसन मिचेल स्टार्क वाला काम करेगा, जहां पर मुझे लगता है कि शायद केकेआर को आइडिया ही नहीं कि ब्रिस्बेन हीट के लिए भी स्पेंसर जॉनसन मिडल फेज में बहुत सक्सेसफुल रहा है। वो कभी भी पावर प्ले का बॉलर नहीं था। अब वो लोग ने हनरिक नोकिया को लेके आए, होप हनरिक नोकिया को लोग मिडल फेज में यूज करे। मोइन अली के साथ वो लोग ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्विंटन डिकॉक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। क्विंटन डिकॉक ने एक मैच बहुत बढ़िया खेला, बाकी के 2-3 मैचेस में एकदम बैट को मिडल करके आउट हो रहा है। सुनील नारायण इज डूइंग व्हाट सुनील नारायण डज। बॉलिंग अगेन, मैं बॉलिंग को इतना खराब नहीं बोलूंगा, अपार्ट फ्रॉम लखनऊ वाला मैच जहां पर मेरे को लगता है बहुत अबिस्मल बॉलिंग थी। बैटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है केकेआर को। देखो क्या लग रहा है। मैं यहाँ से टेक ओवर करता हूँ। जैसे ये कहीं ना कहीं विभोर का थोड़ा सा पर्सनल बहुत फेवरेट टीम है भाई, तो एक रेंट सा हो गया। मैं यहाँ से चीजों को थोड़ा सा लेके क्लियरली लेके चलता हूँ। बात करते हैं क्विंटन डिकॉक से, ठीक है। तो विभोर ने बोला क्विंटन डिकॉक ने एक मैच बहुत अच्छा खेला था, उसके बाद नहीं अच्छा खेला। उसका मैं जो स्टैट है उससे बताता हूँ। क्विंटन डिकॉक ने 7 मैचेस में 143 रन बनाए हैं, जिसमें उसका हाईएस्ट स्कोर है 97। यानी कि बाकी के 6 इनिंग्स में क्विंटन डिकॉक ने सिर्फ और सिर्फ 47 रन बनाए हैं, ठीक है, 46 रन बनाए हैं। और क्विंटन डिकॉक की जो स्ट्राइक रेट है वो भी पावर प्ले के हिसाब से कोई इतनी खास नहीं है, वो है सिर्फ 137.5 की। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत जो विभोर ने बोली कि ये लोग क्लिक नहीं हो रहे हैं, मेरे को ये लगता है कि जब इनके इनिशियल विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं ना, तो इनके जो पीछे लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, वो उस चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 7 मैचेस में इतनी बड़ी बैटिंग होने के बावजूद भी केकेआर जैसी टीम 2 बार 120 रन के अंडर आउट हुई है, ठीक है। अब हमारे सामने कोई ऐसी खतरनाक पिचेस नहीं आ रही हैं जहां पे तुम्हारी टीम 7 में से 2 बार 120 के अंडर आउट हो जाए, जहां पे पंजाब में जिस तरह से केकेआर का कोलैप्स हुआ भाई, थोड़े कोई तो माइंड फील्ड्स में खेल रहे थे यार। मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट हम लोग यहाँ खेलते हैं ब्रो, उस पे ऐसी स्कूल बॉय लेवल एरर्स नहीं करते हम लोग वहां ऐसी एरर नहीं करते। अब कहीं ना कहीं, अब जैसे मैं ये बताता हूँ कि इतना ज्यादा, जैसे मैं केकेआर के टॉप रन गेटर्स देख रहा था, तो उनके टॉप रन गेटर्स में जो टॉप के 4 नाम है वो अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। भाई ये लोग जो टॉप 4 में खेलते हैं ये वो लोग हैं। उसके बाद से जहां पे वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप, इन लोगों को आके अपनी बैटिंग से परफॉर्म करना चाहिए, मैच को संभालना चाहिए, जिताना चाहिए, वो काम हो ही नहीं पा रहा है। अगर तुम्हारा केकेआर का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, उस दिन तो केकेआर का मिडिल ऑर्डर फेल होना ही होना है। जिसमें मैं 2 नामों की बात करता हूं जिनका रोल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है कि वो इस तरह से इतना अबिस्मल खेल रहे हैं, जिसमें आंद्रे रसल का एक नाम है और एक नाम है रमनदीप सिंह का, ठीक है। मैं इन दोनों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। 5 इनिंग्स मिली है आंद्रे रसल को, जिसमें 34 रन है आंद्रे रसल के। 4 इनिंग्स मिली है रमनदीप सिंह को, जिसमें 29 रन है। और इन दोनों की ही स्ट्राइक रेट 120 से नीचे, 120 के करीब है, ठीक है। 110 की आंद्रे रसल की, 120 की रमन की। आंद्रे रसल तो भी 1-2 मैचेस से बहुत नीचे है। रमनदीप लिटरली 2 बार ऐसा हुआ है कि उसको ऊपर भेजा गया, ठीक है, और उसने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मैं पता है, मैं इन दोनों के अलावा और 2 लोगों के नाम देना पड़ता हूँ, द 2 बिग लेफ्टीज जिसपे है ना केकेआर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है, दैट इज वेंकटेश अय्यर एंड रिंकू सिंह। वेंकटेश अय्यर इतना टैलेंटेड बंदा है, वो हैदराबाद के सामने जिस तरह का उसने नॉक खेला, क्रेजी नॉक ब्रो, पागलों की तरह, कुत्तों की तरह लोगों को मार रहा है। लेकिन यू कांट बी दैट गाय भाई कि जो 6 में से 1 मैच में चलेगा। मैं यहाँ पर है ना पैसों की बात नहीं कर रहा कि एक को 23 मिल रहा है, 24, इट्स नॉट अबाउट दैट। तेरे में तू एक स्वीप मारते हुए ग्लेन मैक्सवेल को है ना एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता भाई, लिमिट होती है। रिंकू सिंह की बात करते हैं, पिछले सीजन में रिंकू सिंह के लिए एक आर्गुमेंट दे रहा था कि रिंकू सिंह को कंसिस्टेंटली केकेआर वाले नीचे भेज रहे, इट वाज अ वैलिड पॉइंट। इस साल केकेआर वाले कंसिस्टेंटली रिंकू को बहुत सारे मैचेस में आगे भेजा है और वो फिर भी आउट हो रहा है भाई। लिटरली बैटर बॉलिंग से वो डिसीव हो रहा है। जो पंजाब वाली मैच थी वो रिंकू सिंह को जिताने, भाई 36 रन मारने थे यार, 36 रन मारने थे। जिस तरह से रमनदीप युजवेंद्र चहल पे आउट हुआ, किक स्कूप करने के आउट हो गया। मैं हर्षित राणा की बात करता हूं भाई, मेरे को कब से बोला गया कि वो बंदा बैटिंग करता है, कब करेगा भाई। द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहाँ पर है ना, मैं रेडिट पे बहुत देखता हूँ, केकेआर के सब रेडिट बहुत एक्टिव, और वहां सारे बंगाली है ना बहुत एजिटेटेड है, और उनका पूरा पॉइंट है ना, वो लोग
चंद्रकांत पंडित और उसपे गाली उतार रहे हैं, क्या नाम से इसका, क्या नाम है यार इसका, कैप्टन अजिंक्य रहाणे, ये सब मतलब भाई अगर बैटर्स अगर पागलों की तरह खेलेंगे तो स्टीव वॉ भी आ जाएगा ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। जिस तरह से भाई तू मेरे को ऐसा बता कि कोई ऐसा मैच हो जहां पर ऐसा लगे कि यार भाई वाह वेंकटेश अय्यर को एकदम आउटफॉक्स कर दिया बॉलर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो मुंबई इंडियंस वाला मैच था, विघ्नेश पिथुरा उनको आउट करके चला गया। यहाँ पर एक ही पूरा पॉइंट है कि केकेआर के मिडिल ऑर्डर को साथ में जेल होना पड़ेगा। और भाई तुम्हारे पास स्किल है, तुम लोग कोई ऐसा भी नहीं है कि चिन्ने वाली सिचुएशन है कि एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुंबई इंडियंस वाला की क्लैरिटी नहीं, तुमको क्लैरिटी भी, तुमको पता भी हम लोग खेलना कैसे, लास्ट ईयर तुमने किया भी है। जस्ट इतना समझ में कि हाँ शायद ये वो मैच नहीं जहां हमको पागलों की तरह मानना है, जस्ट हमको चांस लेना है। दूसरा एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ केकेआर के साइड से, प्लीज आंद्रे रसल को थोड़ा ऊपर भेजना चालू कर दो। अब आंद्रे रसल वो 2019 20 21 वाला प्लेयर नहीं है कि वो नीचे आएगा और इतना आउट ऑफ द ब्लू जस्ट छक्के मार के तुम्हें जिताएगा। तुम उसको है ना थोड़ा क्वेश्चन देना चालू करो कि ले भाई तू नंबर 4 पे चले जा, तेरे पीछे हमने थोड़े बंदे रखे। अब रमनदीप से एक्सपेक्ट करना चालू करो कि वो करेगा। वो मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा उसको है ना थोड़ा सा क्वेश्चन देना चालू करो। मेरे को लग रहा है जब तुम रमन जैसे तुमने सुनील नारायण को क्वेश्चन देना चालू किया कि सुनील नारायण को तुमने ऊपर भेजना चालू कर दिया, सुनील नारायण को बॉलिंग में तुम मिडिल में लाने लगे, पावर प्ले में नहीं ला रहे, डेथ में नहीं ला रहे, वो तुमको रिजल्ट दे रहा है, वो क्वेश्चन आंद्रे रसल को भी दो। दैट्स इट, मेरा यही पॉइंट था। मोटा मोटी बात कर ली अपने ने मेरे हिसाब से। हम लोग सॉरी इस वीडियो को इधर ही खत्म करना चाहता हूं मैं। वापस से एक रिकैप दे देते हैं। मुंबई इंडियंस की अगेन बैटिंग एक बहुत बड़ा इशू है और पावर प्ले बॉलिंग इशू है, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है। प्रॉब्लम उनकी रोल क्लैरिटी में आ रहा है, और रोल क्लैरिटी इससे ज्यादा मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस में ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि व्हाट स्टाइल ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले, वो बहुत ही डिसजॉइंटेड लग रहे हैं। कमिंग टू चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स को एक कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत आ रही है जिसमें उनकी बैटिंग दे आर कंप्लीटली शिटिंग द बैट, मतलब इतनी बुरी तरह से खेल रहे हैं। उसमें रोल क्लैरिटी होते हुए भी मेरे को लग रहा है उनकी बहुत क्लियर रोल है कि मिडल में उनको बस टुचू टुचू, भाई दे आर नॉट इवन ट्राइंग। कोलकाता दे आर जस्ट ओवरडूइंग इट। जो मैं इंग्लैंड को क्रिटिसिज्म कभी कभी देता हूं, मेरे को लगता है कोलकाता टीम इज ओवरडूइंग इट। वो लोग को एक्चुअली में अजिंक्य रहाणे से सीखना चाहिए कि भाई वो बंदा एक्चुअली में रन्स मार रहा है, कंसिस्टेंटली रन्स मार रहा है, तो जस्ट फॉलो देयर लीड। हमारा टॉप रन गेटर है भाई कोलकाता का अजिंक्य रहाणे। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ना, कोलकाता की बॉलिंग ने उस लेवल पे डिसअपॉइंट नहीं किया है। एक दो मैचेस को लग रहा है कि बेटर हो सकती थी, लेकिन बैटिंग कंसिस्टेंटली अचानक से नोज डाइव ले रही। ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम अच्छा, भाई जो पंजाब वाला मैच था भाई वो अट्रोशियस मैच था भाई। मैं 2 दिन तक है ना मैंने पता है फोन इंटरनेट यूज नहीं कर रहा था कि मेरे को कोई क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट ना दिख जाए, इस लेवल पे सिचुएशन थी। तो ब्रो लास्टली अपने बात करते हैं, जहां बैटिंग और कोलकाता की बात हो रही थी, वो बात करते हैं अभिषेक नायर की। तो मोटा मोटी ये खबर आ रही है कि अभिषेक नायर को है ना हटाने वाले हैं, बेसिकली उसके कोचिंग रूल से उसको हटाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बीजीटी और जो न्यूजीलैंड का वाला लॉस हुआ, विच इज सो वेट कि मैं मानता हूं रिसेंट टाइम में इंडिया के जो बैटर्स है उन्होंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया और रिपीटेटिव मिस्टेक की है, जहां पर अभिषेक नायर जो बैटिंग कोच को अकाउंटेबल रखना चाहिए। तो लेकिन क्यों गौतम गंभीर अकाउंटेबल नहीं हो रहा है ब्रो? अगर खराब, एक सेकंड, अगर खराब बैटिंग के कारण तुमने न्यूजीलैंड में खराब बैटिंग हुई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर में कंसिस्टेंटली खराब बैटिंग, तुमने उसको हटाया, तो भाई जो ब्लंडर्स हमने न्यूजीलैंड के सीरीज में मारे थे और उस ब्लंडर को हमने डबल डाउन करके और बड़े तरीके से बॉर्डर गावस्कर में किया, तो गौतम गंभीर को तो और बड़ा विक्टिम है। लेकिन अगर गौतम गंभीर को चैंपियंस ट्रॉफी की जीत और चैंपियंस ट्रॉफी के सक्सेस और जो व्हाइट बॉल में सक्सेस के कारण उसको रखा जा रहा है, तो अभिषेक नायर द बैटिंग कोच ने तो और बेटर काम किया मेरे हिसाब से व्हाइट बॉल में, क्योंकि उसी के अंडर तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। जो चीज गौतम गंभीर पे लागू हो रही है वो चीज अभिषेक नायर पे भी होनी चाहिए, वाइस वर्सा होना चाहिए। तेरे क्या थॉट्स एंड वी कैन एंड दिस वीडियो। मैं यहाँ से अपने थॉट्स बताता हूँ कि भाई थोड़ा सा मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं लोगों को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि भाई एक सीबी सीरीज थी जहां पे हुआ ये था कि सीबी सीरीज मतलब वही कॉमनवेल्थ बैंक की सीरीज थी, जहां हुआ ये था कि भारत ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच था, ठीक है, ट्राई सीरीज थी, जहां भारत फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला था, और उसके पहले भारत 4-0 से बीजीटी हारा था। तो जब भारत वहां से आया उसके बाद भारत को एक ट्राई सीरीज खेलनी थी, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान या इंडिया, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो उधर जब वाइस कैप्टन थे हमारे सीबी सीरीज के गौतम गंभीर, उनको हटा दिया गया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इफ समथिंग वाज चेंज्ड आफ्टर द सीबी सीरीज, it was the vice captain. I was removed and Virat Kohli was made the vice captain. In history of India or any sport, has it happened even once when the vice captain was removed but the captain was intact? भाई आयरनी इज डाइंग इन फ्रंट ऑफ गौतम गंभीर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब गौतम गंभीर को खुद जाके इंटरनेट पे से लोगों की मेमोरी में से कुछ वो मैन इन ब्लैक के जैसे इस चीज को रिमूव करवाना चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर के सामने ये चीज इतनी बार हो चुकी है गौतम गंभीर की लीडरशिप आने के बाद। अब
उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि जिस बेसिस पे अभिषेक नायर को निकाला जा रहा है, तुम उस बेसिस पे कैसे स्टिक कर रहे हो। तुमने अपने मन से जो कोच मांगा, जैसी फैसिलिटीज मांगी, जो ये बॉलिंग कोच, ये असिस्टेंट कोच, रयान टेन दस्कते आएगा, मॉर्ने मॉर्कल चाहिए, सब मिला तुमको, उसके बाद तुम हार रहे हो। ठीक है, तुम्हारी बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया तो तुमने बैटिंग कोच बदल दिया, मतलब बैटिंग कोच तुम्हारा जो है वो जा रहा है। तो तुमने एज अ कोच, तुम्हारा कोई फेलियर ही नहीं है क्या? अब कल को बॉलिंग खराब करेगी तो बॉलिंग कोच चला जाएगा, लेकिन तुम वहीं के वहीं इंटैक्ट रहोगे। मुझे एकदम बेतुकी बात ये लग रही है कि भाई तुम आए, तुमने सूर्य कुमार यादव को तुम्हारे इंटेक से T20 का कैप्टन बनवा दिया। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन था, ठीक है, क्या कभी वाइस कैप्टन बदला है? तुम्हारे सामने तुमने आके बदल दिया। भाई ये जो चल रहा है ना, मैंने बहुत पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि गौतम गंभीर के आने के बाद एक सर्कस सा चालू हो गया। ठीक है, हमने ट्रॉफी जीती, मैं मानता हूं बहुत अच्छी चीज थी ये, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये बड़ा वियर्ड लग रहा है सुनने में, क्योंकि हमने ये सारी चीजें तो पहले कभी होते हुए नहीं देखी थी। ब्रो अगेन द लास्ट इस पॉइंट पे एक ही बात बोल रहा हूँ कि जिस बेसिस पे तुमने अभिषेक नायर को उतारा है, पूरा सेंस बन रहा है भाई। इंडिया के बैटर्स कंसिस्टेंटली एक ही गलती कर रहे हैं और कुछ इवोल्यूशन नहीं आया इंडिया की टेस्ट बैटिंग में, ठीक है। इनफैक्ट वो तो खड्डे में चली गई है, मैं ये तक कह दूंगा। तो व्हाट अबाउट आवर टैक्टिक्स एंड आवर मैन मैनेजमेंट, द अमाउंट गौतम गंभीर के आने के बाद से द ब्लंडर्स जो हमने न्यूजीलैंड के सीरीज में ब्लंडर्स मारे, हमने 50 बार गिना चुका हूं कि कैसे सरफराज को खिलाया, हटाया, वॉशिंगटन आया, वॉशिंगटन गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके हर्षित राणा जैसे बंदे मेन स्टेब्लिश टेस्ट बॉलर्स के आगे खेल रहे हैं, 50 गलतियां। टेक्निकल ब्लंडर्स के अलावा जो ये सब रिपोर्ट और लीक सारी थी, भाई मेरे को लास्ट याद नहीं कब ये हुआ था इंडियन क्रिकेट में, वो गौतम गंभीर कैरा के अंदर हुआ। तो भाई वही अगेन जो ठाकुर ने पॉइंट है कि जो चीज पे मतलब क्या बोलो यार, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, इट इज वेरी वेरी सैड, कोई सेंस ही नहीं समझ आ रहा। मैं चाहता हूं कि भाई जहां गौतम गंभीर दुनिया भर पे आके ज्ञान देता है, हर चीज पे आके अपने को बड़ा वो बेझिझक आके बोलता है, यहाँ पर आके बोले कि भाई मैं तो अभिषेक नायर के साथ खड़ा हूं, ये लोग जो भी बीसीसीआई वगैरह हटा रहे, तो मैं मानूंगा ना, मैं मानूंगा ना। अभी इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, आई एम प्रीटी श्योर अगर रोहित शर्मा का अच्छा नहीं गया वो लोग रोहित शर्मा को भी हटा देंगे। क्या हम लोग ये सेम सवाल बोची हम लोग पकड़ेंगे गौतम गंभीर की, भाई क्या हो रहा है टेस्ट सीरीज में, आपने चैंपियंस ट्रॉफी ठीक है, मतलब टेस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि बैटिंग फेलियर का जवाबदार अभिषेक नायर है, बॉलिंग फेलियर होगा तो मॉर्नी मॉर्कल है, तो तुम किस चीज के लिए अकाउंटेबल हो? बस विनिंग के टाइम क्रेडिट लेने के लिए? हाँ भाई, या तो विन है या तो अभिषेक नायर है, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये छोटा वीडियो पसंद आया होगा, हमने कुछ 35-40 मिनट का वीडियो बन गया होगा, तो थैंक यू।